वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 12.7 तक कर लिया था, और यदि मैं थोड़ा सा रिकैप करके बताऊं आपको, हमने लास्ट में किया था कि सबसे पहले तो कि मैट्रिक्स हमने निकाली थी डुअल मैप टी स्टार के लिए, मैट्रिक्स हमने फाइंड की थी। ठीक है, अब इस थ्योरम में हमने ये किया था, आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो जिसने ना देखा हो। उसके बाद हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स बात की थी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये हमने लास्ट थ्योरम में प्रूफ किया था। इस प्रकार से रो रैंक की भी बात की थी हमने, कॉलम रैंक की बात की। कॉलम रैंक क्या था हमारा? कॉलम रैंक क्या था? हमने कॉलम रैंक की बात की थी। कॉलम रैंक था हमारे पास डायमेंशन ऑफ सब स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम स्पेस, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। इसी प्रकार से रो रैंक की भी हमने बात की थी। रो के अंदर हमारे पास जो लीनियर इंडिपेंडेंट रोज होती हैं उनको हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज, ये हमने बात की थी। रो रैंक ऑफ ए इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ, तो ये हमारा कॉलम रैंक था। इस प्रकार से हमारा पास रो रैंक भी था। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम 12.7 में प्रूफ किया था कि हमने कि रैंक ऑफ जो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है इज़ इक्वल टू द कॉलम रैंक ऑफ ए, ये हमने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, रैंक ऑफ टी ए इज़ इक्वल टू कॉलम रैंक ऑफ ए हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर दिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो थ्योरम हमारी 12.8 ही है देखते हैं। n cross n matrix over a field F is invertible if and only if rank of A is equal to n, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि A is invertible if and only if rank of A is equal to n, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, सपोज दैट कि A इज़ इनवर्टिबल। ठीक है, A इज़ इनवर्टिबल का मतलब है हमारे पास बाय डेफिनेशन हम कैसे मैट्रिक्स A इज़ इनवर्टिबल हम लेके चलते हैं। देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स B विच इज़ n क्रॉस n सच दैट AB इज इक्वल टू IN इक्वल टू BA, हमने इनवर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से लिख दिया। ठीक है, हमको प्रूफ करना है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो हम लेके चलते हैं ए बी इज इक्वल टू आई एन, आइडेंटिटी एन क्रॉस एन के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू एन का मतलब है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका क्या है, हमारे पास राइट इनवर्स है, जो कि क्या है मैट्रिक्स बी। ठीक है, इसका मतलब यदि हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बात करें, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक लीनियर ट्रांस ए से एसोसिएटेड विद एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए है जो एफ एन से एफ एन के अंदर है। तो यदि B इज इनवर्स ऑफ A, राइट इनवर्स ऑफ A, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास एक क्या है, TB है जो कि B से रिलेटेड है, और वो है राइट इनवर्स किसका? TA का। यदि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बात करें तब तो ऐसा होगा, और यदि मैट्रिक्स में बात करें तो AB इज इक्वल टू IN, इसका मतलब कि A हैज़ ए राइट इनवर्स दैट इज मैट्रिक्स B। ठीक है, अब हमको पता है कि जो TB है, देखो यहाँ से हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हमको पता है कि TB इज राइट इनवर्स ऑफ TA। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? TB इज इक्वल टू TA का इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से? ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसको कहने का सिंपल सा ये मतलब कि हमारा जो TA है इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। इसका मतलब ये होगा TA इनवर्स का मतलब है कि TA का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जब भी कोई भी मैप इनवर्स किसी मैप का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है? उस मैप का 1-1 होना कंपलसरी है। ठीक है, 1-1 होना कंपलसरी है। तो TA का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसका मतलब TA एक एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? 1-1। तो यदि अपना मैप TA 1-1 है, इसका मतलब क्या हो गया? रैंक ऑफ TA इज इक्वल टू एन, ये हम कह सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से सीधा प्रूफ हो जाएगा हमारे पास टी ए इज इक्वल टू एन। अब इज इक्वल टू एन, ठीक है। सॉरी, एपीमॉर्फिज्म का मतलब होता है ऑन टू। ओके, ऑन टू का मतलब हो गया कि हमारे पास जो रैंक होगी वो इसकी एन की इक्वल होगी। अगर हमारे पास रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एन, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन ही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे कि लेट कन्वर्स में क्या प्रूफ करेंगे कि लेट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये हम लेके चलते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे कि ए इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। हम वहाँ पे लेके चलते हैं लेट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। इसका मतलब कि इसके एसोसिएटेड जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए होगा उसकी भी रैंक एन होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये एपीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि इसका राइट इनवर्स, एपीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा, ये ऑन टू हो गया। ऑन टू का मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसका इनवर्स को नाम दे दिया कि क्या हो गया, राइट, मतलब ए टी ए का राइट इनवर्स होगा। इसको हमने नाम दे दिया कि मान लेते हैं कि बी वो क्या है, राइट इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से मतलब जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया उसका थोड़ा सा जस्ट बैक हम डायरेक्शन में यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया। बट सिंस टी ए इज एपीमॉर्फिज्म को पता है, ओके, तो और हमको पता है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो मोनोमॉर्फिज्म भी होगा। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, 1 1 है, विच इम्प्लाइज टी ए हैज़ ए लेफ्ट इनवर्स, और ये लेफ्ट इनवर्स भी होगा। इसका मतलब हमने लेफ्ट इनवर्स भी प्रूफ कर दिया, राइट, यहाँ ऊपर तो राइट इनवर्स प्रूफ कर दिया और नीचे क्या प्रूफ कर दिया, लेफ्ट इनवर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है। ये हमारा कंप्लीट प्रूफ हो गया, ओके। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं हमारे थ्योरम 12.9 पे। 12.9 क्या कहती है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट हैं 1 से लेके 5 तक, जो 1 से लेके 5 तक स्टेटमेंट हैं, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब 1 इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ, फोर्थ इम्प्लाइज 5, 5 इम्प्लाइज फर्स्ट, ये हमको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट में हमको क्या प्रूफ करें, पहले मतलब शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट फॉर द मैट्रिक्स ए द स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर फील्ड एफ। हमको प्रूफ करना है कि इफ ए हैज़ ए लेफ्ट इनवर्स देन नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि टी ए हैज़ ए लेफ्ट इनवर्स। लेफ्ट इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि टी ए 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। इसका मतलब कर्नल ऑफ टी ए इज इक्वल टू ओनली टी, कर्नल ऑफ टी ए कंटेन्स ओनली 0 एलिमेंट। इसका मतलब क्या होगा, इस डायमेंशन ऑफ कर्नल क्या होगा, कर्नल ऑफ डायमेंशन ऑफ कर्नल और नलिटी हो गया। तो ये नलिटी हो गया, तो नलिटी ऑफ टी ए इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब नलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। यहाँ से यहाँ थोड़ा समझने आपको दिक्कत होती है कि हमको पता है कि जब 1 1 होता है, 1 1 होता है, इसका मतलब कर्नल ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। ये पहले भी काफ़ी थ्योरम्स में प्रूफ किया गया है कि इफ़ टी इज 1 1 इम्प्लाइज कर्नल ऑफ टी कंटेंट्स ओनली 0 एलिमेंट। ये हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ है। मतलब दोनों साइड होता है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है कि यदि हमारे पास किसी मैप का कर्नल 0 दिया हुआ है, मतलब कर्नल ऑफ टी इज ओनली कंटेंट 0 एलिमेंट, देन टी इज 1। ये हमको पता है, ये काफ़ी रिजल्ट हमने यूज़ करा हुआ पहले भी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कंडीशन यूज़ कर लिया, ठीक है। सेकंड में हमको प्रूफ करना है कि इफ़ नलिटी ऑफ ए इज 0 देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो सिंपल है कि हमको पता है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये हमको पता होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ जस्ट प्रूफ किया कि नलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0। इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करना है अपन को, प्रूफ करना है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन ए हैज़ ए राइट इनवर्स, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। अब हम मान के चलते हैं कि टी ए एफ एन इज एपीमॉर्फिज्म, सॉरी हाँ, अब
क्या प्रूफ करना है? हाँ, यहाँ से लेके चलते हैं कि मान के चलते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन का मतलब मैंने जस्ट इससे पहले बताया था कि हमारे पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन का मतलब होता है कि हमारा जो ए से रिलेटेड टी ए है लीनियर ट्रांसमिशन वो क्या है, ऑन टू। तो वो चीज़ लिखा टी ए इज एपिमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है कि राइट इनवर्स होगा, ये हमने जस्ट पहले प्रूफ किया है। इसका मतलब ए है टी, इसका मतलब टी ए हैज़ राइट इनवर्स, इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स ए हैज़ राइट इनवर्स। ठीक है, ऐसे लेफ्ट इनवर्स के लिए हम कैसे कर सकते हैं कि हमको पता है कि टी ए इज़ एपिमॉर्फिज्म। ठीक है, तो टी ए इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस और एपिमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो 1 भी है, ऑन टू भी है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, टी ए एक आइसोमॉर्फिज्म भी है। और यहाँ से आइसोमॉर्फिज्म में इसका मतलब क्या होगा, टी ए हैज़ लेफ्ट इनवर्स। जस्ट हमने ऊपर प्रूफ किया है कि राइट इनवर्स, यहाँ हमने प्रूफ किया है लेफ्ट इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा, टी ए हैज़ ए टू साइड इनवर्स। ये हमने जस्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा दोनों पार्ट प्रूफ हो गया कि राइट इनवर्स भी है और लेफ्ट इनवर्स भी है। ठीक है, तो ये ट्रिवियल थ्योरम थी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि चेंज ऑफ बेसिस एंड सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती है। देखो, चेंज ऑफ बेसिस का मतलब कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी बेसिस हमने बेसिस के रेस्पेक्ट में उसकी जो मैट्रिक्स है वो हमने अभी तक फाइंड कर ली थी। अब यदि हम उस बेसिस को चेंज करना चाहें तो वो किस प्रकार से करेंगे और सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं। जैसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि टू स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स एंड एक्स बार ऑफ ऑर्डर एन ओवर ए फील्ड एफ आर कॉल्ड सिमिलर। सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है इफ देयर एग्जिस्ट ए इनवर्टेबल और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विच इज पी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट कि एक्स डैश इक्वल टू पी इनवर्स एक्स पी। डेफिनेशन होती है सिमिलर मैट्रिक्स से। क्या है कि यदि एक्स और एक्स डैश सिमिलर होंगे, इसका मतलब क्या है कि हम एक्स डैश को कैसे लिख सकते हैं, पी इनवर्स एक्स पी, देन एक्स एंड एक्स डैश आर कॉल्ड सिमिलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने देख लिया। इस प्रकार से यदि हम दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सिमिलर होने की बात करें तो उसके लिए क्या है कि हम सेम वही है कि इफ़ फाई एंड जाई आर सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ सच दैट कि साई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ। ये याद रखना हमेशा, ये हमारे आगे काम आएंगे। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स हम कैसे, मतलब इसको कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं कि लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड बी बेसिस है इसकी, बी डैश बी टू आर्बिट्री बेसिस है। ठीक है, हम क्या करें कि वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसकी दो बेसिस है, एक तो बी है और एक बी डैश है, टू आर्बिट्री बेसिस ऑफ वी। लेट टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी। ठीक है, टी क्या है, वी से वी के अंदर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बी एंड बी डैश आर बेसिस ऑफ वी। ये हमको दो पता है। ओके, और एम, लेट एम बी बी, यहाँ पे ध्यान देना बी और बी है दोनों साइड, एम बी बी। इसका मतलब है कि हमारे जो निकालना चाह रहे हैं मैट्रिक्स, तो एम बी बी का मतलब दोनों साइड में सेम मैट्रिक्स हैं, बी और बी। ठीक है, एम बी बी टी बी द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू टू यूजिंग द बेसिस बी फॉर द बोथ द डोमेन एंड द इमेज स्पेस। मतलब यहाँ पे हम डोमेन और ये इमेज स्पेस और डोमेन दोनों में हम सेम मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। क्या है, एम बी बी, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स बी के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं और यहाँ भी मैट्रिक्स बी के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स होगी एसोसिएटेड विद टी। और ऐसे ही हमने एक दूसरी मैट्रिक्स निकाली, एम बी डैश टी। इसमें क्या है, दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है, बी डैश और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, बी और बी। ये हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैप ले लेते हैं वी पे। लेट आई वी ए आइडेंटिटी मैप फ्रॉम वी टू वी, दैट इज आई वी, वी से वी में सच दैट कि जो आई वी है वो वेक्टर वी को वी पे ले जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं
की कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले IV को अप्लाई करते हैं BJ डैश। BJ डैश क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स B डैश है, इसका एलिमेंट है BJ डैश। इसके ऊपर अप्लाई करें बिकॉज IV ए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो देन IV BJ डैश इज इक्वल टू BJ डैश, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस BJ डैश एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, B डैश का, इसको लिखना चाह रहे हैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, बेसिस P के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है BI है, तो हमने नाम क्या कर दिया, इस BJ डैश को BJ डैश राइट BJ डैश इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीस, मतलब जो मैट्रिक्स P की जो बेसिस है उसके लिए कॉम्बिनेशन लिखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि मैट्रिक्स B के जो एलिमेंट हैं BI, उसके लिए कॉम्बिनेशन में BJ डैश को यहाँ पे लिख दिया है। अब यदि हम इसको ओपन करके लिखें, समीशन को ओपन करके लिखें, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं BJ डैश समीशन I इक्वल टू 1 से n, तो 1 पे A1J A2J B2 ANJ BN, ये हमारा समीशन को ओपन करके लिख दिया। इस प्रकार से हम J इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा इक्वेशन, J इक्वल टू 2 पे ये हो जाएगा, और J इक्वल टू N पे ये हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से N इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। अब यदि इसको हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट में लिखना चाहें, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक कॉलम स्पेस आ जाएगा जो कंटेंट करेगा AB1 डैश से लेके BN डैश, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी A11 A11 A21 से लेके AN1, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगी मैट्रिक्स A1N A2N से लेके ANN, ठीक है। और ये वेक्टर आ जाएगा इधर B1 से लेके BN। ये हमने क्या किया, इस जो मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशन थी, इनको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आई है ना, ये जो मैट्रिक्स निकल के आई, इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। इसका क्या लिया, ट्रांसपोज लेते हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, तो वो लिखा है सो द ट्रांसपोज ऑफ द अबव कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये तो हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया और उसको क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया, और उसको ये P मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ट्रांजिशन और चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स P, ठीक है। ये चेंज ऑफ मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ तक हो रहा है अपना, B से B डैश के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है। ये क्या करिए, B से B डैश के अंदर चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट थे, ये देखो, ये जो एलिमेंट सारे B में थे, इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने इस पर अप्लाई किया, तो हमारे पास एलिमेंट ये आ गए जो कि किसके हैं, B डैश के एलिमेंट। इसका मतलब हमने बेसिस चेंज कर दी, कहाँ से, B से B डैश के अंदर, और उसको हमने नाम दे दिया P। तो B क्या है, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो और उसको हमने क्या कर दिया, बेसिस मैट्रिक्स ऑफ P, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स ऑफ P, या फिर ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमने नाम दे दिया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि P हमारा वो क्या है, एक P इज ए चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B टू B डैश। तो हमने B को कैसे किया, P इज इक्वल टू मैट्रिक्स चेंज ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस B टू B डैश, और ये किस मैप के लिए, हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ V के लिए हमने निकाल दिया, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको याद रखना हमेशा आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बस यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि हमारे पास P मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स B से B डैश के अंदर आइडेंटिटी ऑफ V की, तो यदि हम इन्वर्स की बात करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सॉरी B से B डैश है ना, इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये बेसिस चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएंगे B डैश से B के अंदर और IV के अंदर, ये बात याद रखना है। B यदि ये है तो P इन्वर्स ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से याद रखना। और बस यहाँ पे इन्होंने क्या प्रूफ किया है कि यदि हम मैट्रिक्स B हम यदि एक मैट्रिक्स लेते हैं MBB, इस बार दोनों मैट्रिक्स सेम बेसिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं, इसको निकालते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के लिए। यदि हम इस पे तो लेफ्ट हैंड साइड में P इनवर्स अप्लाई कर दें, राइट हैंड साइड में क्या अप्लाई कर दें, P अप्लाई कर दें, तो ये किसके निकल के आ जाएगी, MBB डैश T के इक्वल आ जाएगी। ये कैसे निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर से P इनवर्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से
एम बी 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 आई वी, और यहाँ पे ये सेम रहेगा बी बी, और इस पी को कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, पी को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एम बी बी डैश आई वी। ठीक है, अब लेफ्ट इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से हम जैसे इसको अप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ से ये किसके निकल के आ जाएगी, एम बी डैश बी। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो किसके रेस्पेक्ट में कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें, तो वो किसके इक्वल निकल के आ जाएगी, यदि हम इस पर अप्लाई करें पी इनवर्स पी अप्लाई करें तो वो इसके इक्वल। नेक्स्ट में हमारे पास कि टू मैट्रिसेस विद एलिमेंट इन एफ आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे करस्पॉन्ड टू द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि if two matrices correspond to the same linear transformation of vector space V over F, then we will show that two matrices corresponding to the linear transformation are similar। ये हम प्रूफ करेंगे। तो हम सबसे पहले linear transformation ले लेते हैं कि let T be a linear transformation from होमोमॉर्फिज्म स्पेस वी वी डैश। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैप आई वी ले लेते हैं अपने इसमें वी से वी के अंदर, और हमने पहले भी दिखाया कि जो हम आइडेंटिटी मैप के लिए मैट्रिक्स निकालते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो निकल के आती है एम बी बी डैश बी विद रिस्पेक्ट टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, जहाँ पे हम बी डैश के एलिमेंट को किसके एलिमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, बी के फॉर्म में लिख रहे हैं। इस प्रकार से यदि इसका इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स क्या आ जाएगा, एम बी बी डैश टी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इस इनवर्स में क्या होगा कि हम जो एलिमेंट है बी बेसिस के उसको किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, बी डैश के टर्म्स में लिख रहे हैं, पी और पी डैश हम लिखा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे लिख सकते हैं, यदि हम पी इनवर्स को अप्लाई कर दें मैट्रिक्स विद कोफिशिएंट जो कहाँ से आ रहे हैं, बेसिस बी से बी के अंदर, और यदि इस पी इनवर्स और पी को इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिल जाएगी वो कौन सी मिल जाएगी, एम बी डैश बी डैश टी। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो दोनों तरफ बी है, यहाँ दोनों तरफ क्या है, बी डैश है। तो ये हमने पिछले टॉपिक में प्रूफ किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ तक। अब हमको प्रूफ क्या करना था कि जो हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिसेस हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर होनी चाहिए इसका मतलब कि जैसे हमको इफ़ ए एंड बी आर सिमिलर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए कैन बी रिटर्न एज पी इनवर्स बी पी। ठीक है, तो ए कैन बी रिटर्न एज पी पी, ये हमको प्रूफ करना है। वो ये प्रूफ करना था, इसका मतलब हमको सिमिलर के लिए ये प्रूफ करना है। अब यदि हम ध्यान से देखते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है एसोसिएट मैट्रिक्स है टी की विद बेसिस पी और बी, और ये मैट्रिक्स क्या है, ये भी एसोसिएटेड मैट्रिक्स है टी की विद रिस्पेक्ट टू सम डिफरेंट बेसिस बी डैश के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैट्रिसेस एम बी बी टी एंड एम बी डैश बी टी आर सिमिलर। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट बेसिस आर सिमिलर। तो वही चीज़ हमको प्रूफ करना था। ये देखो यहाँ पे ये प्रूफ करना था कि टू मैट्रिसेस विद एलिमेंट इन एफ आर सिमिलर इफ एंड ओनली दे एफ। तो हमने ये लेके चलते कि इनके जो सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है हमने क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब सेकंड जो हमारा प्रूफ था उसमें हमको क्या लेके चलेंगे, उस पर हम लेके चलेंगे कन्वर्सली सपोज दो मैट्रिक्स ले लेते हैं ए एंड ए डैश आर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस सिमिलर। हमको क्या लेके चले, ए एंड ए डैश आर सिमिलर। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ए कैन बी रिटर्न एज पी इनवर्स ए पी। ये हम सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स जो बेसिस है बी ले लेते हैं वेक्टर स्पेस वी की विद द बेसिस ऑफ वी, डिफाइन करते हैं क्लियर मैप टी वी से वी डैश में विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी यूजिंग मैट्रिक्स ए। हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि जो लीनियर मैप डिफाइन करते हैं उसमें जो हमारी जो मैट्रिक्स होती है उसके जो कोफिशिएंट ए आई जे होते हैं उसको हम किसी इक्वेशन में ले सकते हैं टी
बी जे, मतलब कि जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो बेसिस के जो एलिमेंट है बी जे, उसको कैसे अप्लाई करेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा हमको, ए आई जे बी आई आई इक्वल टू 1 to n हो जाएगा। ये हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे ए आई जे क्या है, ए आई जे इज द आई जेथ एलिमेंट है किसका, मैट्रिक्स ए का, ठीक है, ए आई, इसका जो आई और जेथ एलिमेंट वो क्या है, ए आई है, और बी आई क्या है हमारे मैट्रिक्स जो बी है उसका, ठीक है। अब यदि हम सेम वेक्टर स्पेस वी डैश लें, जनरली तो क्या होता है यहाँ पे टी बी, यहाँ पे बी डैश होता है, लेकिन वो कब होता है जब वी और वी डैश लेते हैं। हम यहाँ पे दोनों में वी और वी ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे बी जे होगा, यहाँ पे बी आई होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनेगी इस यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे हम, टी बी वन लिखेंगे, टी बी टू लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए मैट्रिक्स एम बी बी टी आ जाएगी, उसको क्या नाम दे दिया, ए आ जाएगा, नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एक नई बेसिस बी डैश डिफाइन करते हैं ऐसे, ठीक है। सेम ऊपर जो प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि हम एक दूसरे मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ए डैश को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये हमारे जो जस्ट हमने ऊपर लिखा था कि अब हम लिखना क्या चाहते हैं कि जो बेसिस बी डैश है इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको किसके टर्म्स में लिखना चाहते हैं, इन द टर्म्स ऑफ बेसिस बी के टर्म्स में लिखे जाते हैं। तो उसके लिए हमने जस्ट अभी ऊपर प्रोसेस किया था, आइडेंटिटी मैप डिफाइन करते हैं, आइडेंटिटी मैप से फिर हम लिखते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आएगी उसको हमने पी नाम दिया था, ये हमने पिछले टॉपिक में देखा था, वहाँ से हम देख सकते हैं। तो अब जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई है, पी आई, मैट्रिक्स आई है पी, और एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए। देखो वापस लिखता हूँ, ए तो हमारे पास क्या है, एम बी बी टी है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास एक मैट्रिक्स पी है, वो क्या है, एम बी बी डैश टी, ओके। अब ध्यान से देखते हैं, यदि अब हम पी है इसका पी इनवर्स भी निकाल सकते हैं, पी इनवर्स क्या हो जाएगा, एम बी डैश बी टी। तो अब यदि हम इस ए मैट्रिक्स ए पे पी इनवर्स पी अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, इस पे पी इनवर्स पी अप्लाई करने तो देखते हैं हम कि देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी इनवर्स तो क्या हो गया, एम बी डैश बी टी, ये तो हो गया पी इनवर्स। ए क्या हो गया, ए हो गया एम बी बी टी, और पी क्या हो गया, एम बी बी डैश टी, ये हो गया पी इनवर्स ए पी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स तो क्या कर रहा है, बी के एलिमेंट को बी डैश के एलिमेंट के फॉर्म में लिख रहा है, ये मैट्रिक्स बी को बी के फॉर्म में लिख रहा है, और ये मैट्रिक्स किसके लिख रहा है, बी डैश को बी के फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है। तो यदि इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स है ये फाइनली किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो बी डैश से बी में, फिर बी से बी में, फिर बी से बी डैश में, तो एक तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगी एम बी बी डैश टी में। तो मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स थी ए, इस पर हमने पी इनवर्स पी अप्लाई किया तो हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स आ गई, ये इसको हमने नाम दे दिया ए डैश। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ध्यान से देखेंगे पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू ए बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एंड ए डैश आर सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ तो हमको पता ही था, तो यहाँ से हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने जो P डिफाइन किया था तो ए डैश को हमने नाम दिया था, जो सिमिलर मैट्रिक्स थे ए डैश को हमने नाम दिया था P इनवर्स ए पी बाय डेफिनेशन ये था। इसमें जैसे हमने ए की वैल्यू रखी यहाँ पे B डैश, तो इसको ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम देखा कि ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये मैट्रिक्स, ए डैश की वैल्यू ये मैट्रिक्स आ गई, और ए की वैल्यू हम आ गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए डैश, ये क्या हो गया, इज ए मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू द टी विथ रेस्पेक्ट टू द अदर बेसिस बी डैश, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो कि टी की बी डैश से करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो ए डैश आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमको प्रूफ क्या करना था, अभी तक हमने यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद प्रूफ क्या करना था कि हम लेके चले थे कि सिमिलर लेके चले थे, और हमको प्रूफ करना था कि ये सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आई है
ए डैश, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के करस्पॉन्डिंग है विद बेसिस बी डैश। और जो हमारे पास ए है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स थी ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के करस्पॉन्डिंग थी विद सम अदर बेसिस बी, ठीक है बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई, टी के करस्पॉन्डिंग एक तो मैट्रिक्स है एम बी बी, ठीक है एम बी बी टी, और एक मैट्रिक्स आ गई एम बी डैश बी टी। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ये तो हमारे पास यदि सिमिलर मैट्रिक्स थी तो इसको तो हमने क्या नाम दिया था, इसको तो हमने नाम दिया था ए नाम दिया था, और इसको हमने नाम दिया था ए डैश। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स ए डैश है, और ये तो सिमिलर थी, और ये फाइनली किसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग निकल के आ गई, सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग निकल के आ गई। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया, दिस शोज दैट एनी टू सिमिलर मैट्रिक्स करस्पॉन्ड टू द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद टू डिफरेंट बेसिस। यहाँ पे बेसिस बी है, यहाँ बेसिस क्या है बी डैश है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये थ्योरम प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस एक्स एंड एक्स डैश विद m rows and m columns over field F are called equivalent if there exists a invertible square matrix P of order m and invertible square matrix order Q of n such that x dash is equal to PQ। ये हमारी डेफिनेशन किसकी है, स्क्वायर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा इसको बेसिक डिटेल में और पढ़ते हैं कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल ओवर ए फील्ड एफ, ए नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड ए आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इफ देयर इज ए लैम्डा बिलोंग्स टू एफ सच दैट टी वी इक्वल टू वी लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि यदि हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी और वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तब हमारे पास आइगन वेक्टर वी बिलोंग्स टू वी इज ए आइगन वेक्टर होगा। ये कब कहेंगे अपन कि इफ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर लैम्डा फील्ड के अंदर सच दैट कि टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, ये याद रखना हमेशा। आइगन यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास ये जो वी है ये तो कहलाएगा आइगन वेक्टर, साथ साथ ये जो लैम्डा है ये क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू। तो यहाँ पास करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हमको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है आइगन वैल्यू करस्पॉन्ड टू द लैम्डा। स्केलर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज ऑफ टी इफ देयर इज आइगन वेक्टर टू टी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, ये हमने अभी दिखा दिया है, ठीक है। इट इज इजी टू सी दैट इफ v इज ए आइगन वेक्टर ऑफ t एंड v इज ओनली करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। सपोज यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया है कि इस वाली में कि हमने ये प्रूफ किया है कि यदि हमारे पास कोई आइगन वेक्टर v है उसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है, ठीक है। तो ये जो लैम्डा करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है, ये आइगन वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। मतलब v के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू होगी, v एक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू होगी। तो इसके लिए क्या माना है कि मान लेते हैं यहाँ पास दो आइगन वैल्यूज हैं, लेट टू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 टू आइगन वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग इसके, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, टी वी इक्वल टू लैम्डा 1 वी, और दूसरे आइगन वैल्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, टी वी इक्वल टू लैम्डा 2 वी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यदि दो हमारे पास आइगन वैल्यूज है, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों से लिख सकते हैं हम लैम्डा 1 वी इक्वल टू लैम्डा 2 वी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 0 कब होगा, हमारा आइगन वेक्टर तो 0 है नहीं, इसका मतलब कि ये लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 को। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि यदि हमारे पास किसी आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। मतलब हमारे पास जो आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आई वो क्या होती है, यूनिक होती है। हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया है उन्होंने कि यदि हमारे पास एक वी आइगन वेक्टर है तो लैम्डा वी आल्सो भी आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूफ किया इस इक्वेशन से कि इफ लैम्डा
इफ यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि v क्या है, आइगन वेक्टर है, तो बीटा v भी क्या होगा, एक आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। और एस लेमडा क्या होता है, एक आइगन वेक्टर ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज लेमडा इज कॉल्ड आइगन स्पेस ऑफ लेमडा, ये हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि थ्योरम 12.11 क्या कहता है कि इफ v इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल ओवर फील्ड f एंड t बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेस v टू इटसेल्फ, देन एनी फिक्स लैम्डा बिलोंग्स टू f, द सेट s लैम्डा जो हमने ऊपर प्रूफ किया है, लैम्डा आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। तो ये जो s लैम्डा ये क्या होता है, सब स्पेस ऑफ v है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। उसमें क्या है कि सब स्पेस, इसके अंदर जीरो वेक्टर भी, इसको हमको सब स्पेस प्रूफ करना है। तो सब, यदि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यदि हमारे पास v क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, और w को क्या प्रूफ करना है, इसका सब स्पेस। तो हम क्या करते हैं, सब स्पेस में से दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक तो w1 और एक लेते हैं w2। फिर हम यदि हम प्रूफ करते हैं कि लैम्डा w1 प्लस म्यू w2 बिलोंग्स टू w, देन इट इज ए सब स्पेस ऑफ वीएम, डब्ल्यू को सब स्पेस प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ करना है कि हमको एस लेमडा है, इसको क्या प्रूफ करना है, सब स्पेस प्रूफ करना है, किसका, वी का सब स्पेस। तो हम क्या करते हैं, सेम दो एलिमेंट लेते हैं, एक वी1 ले लिया, एक वी2 ले लिया लेमडा के अंदर, और दो कांस्टेंट ले लिए, इसके ले लिए फील्ड के अंदर। अब यदि हम देखते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है ना, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के लिए, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हम टी वी वन एल ए प्लस वी टू बी को क्या लिख सकते हैं, टी वी वन ए प्लस टी वी टू बी, ये डेफिनेशन से लिख सकते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अब बिकॉज वी वन इज ए आइगन वेक्टर, देन टी वी वन कैन बी रिटन एज लैम्डा वी वन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया लैम्डा वी वन, इसको सेम एज इट इज लैम्डा वी टू को क्या लिख सकते हैं, वी टू लैम्डा वी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम वी वन लैम्डा ए, दोनों स्केलों को एक साथ ले लिया, यहाँ पे भी स्केलों के साथ ले लिया, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है आइगन स्पेस के लिए, तो हम क्या करते हैं, अब इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लैम्डा कॉमन निकाल के इसको ऐसे लिख दिया। तो हमने यहाँ से देखा कि हमने शुरुआत की थी टी वी वन प्लस बी वी टू, और लास्ट में क्या प्रूफ कर दिया, वी वन ए प्लस वी टू बी इंटू लेमडा। तो यहाँ से देखो एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा, ये तो एक आइगन वेक्टर हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज क्या होगी, वी वन ए प्लस सॉरी आइगन वैल्यूज ये हो गई, इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर है, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ये होगी। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि v1a प्लस v2b भी क्या हो गया, एक आइगन वेक्टर हो गया, और आइगन वेक्टर हो गया तो ये किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा एस लेमडा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो एस लेमडा है वो क्या हो गया, एक सब स्पेस हो गया, ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइगन वैल्यूज और एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अभी तक तो हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी थी। अब हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स के लिए यदि हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालें तो वो कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स विद एन क्रॉस एन डायमेंशन एंड टी ए, हम क्या लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। देन एनी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज ए आइगन, and then any eigenvalue of a is a eigenvalue of ta and the corresponding eigenvector of a is a eigenvector of ta, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के लिए हमने देखा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है। तो यदि हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की बात करें तो वो सेम होती हैं उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स, ठीक है। इट इजी टू सी दैट द स्केलर लैम्डा इज ए आइगन वैल्यूज ऑफ ए if and only if there exists some non-zero vector x fn such that ax equal to lambda x। तो हमने सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैसे देखे थे कि यदि आइगन वैल्यू
आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है यदि लीनियर ट्रांसमिशन टी में, तो टी वी इक्वल टू लैम्डा वी हमने देखा था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर लीनियर ट्रांसमिशन में। यदि हम इसके इस टी ए आइगन इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग यदि हम मैट्रिक्स देखते हैं तो उसके लिए हम बात करें तो क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो इस केस में जो एक्स होगा वो तो क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर, और लैम्डा क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यूज। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखो, टी ए एक्स इक्वल टू ये करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये हो गई आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे चलते हैं कि हमारे पास थ्योरम है 12.12 कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइनल डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी टू इटसेल्फ, और जो वी आई क्या है, वी आई बी ए डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स ऑफ टी है, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे वी आईज आर आइगन वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू टी, ये हमने देख लिया, ठीक है। टू डिस्ट और इन आइगन वेक्टर्स का करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज हैं उसको हमने नाम दे दिया लैम्डा आइस, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो सेट बनेगा वी आइस का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। सिंपल सा हमको ये प्रूफ करना है कि यदि हमारे पास किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स हैं वी आईज और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है लैम्डा आइस, तो ये जो सेट बनेगा v1 v2 vn, ये जो सेट बनेगा ये सेट को हमको क्या प्रूफ करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रूफ बाय इंडक्शन करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे n के वैल्यू 1 के लिए रखते हैं। जैसे n के वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, ओनली v1। तो एक सिंगलटन है एक एलिमेंट, तो ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, तो इसमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास n इक्वल टू r के लिए हमारे पास क्या है, n इक्वल टू r के लिए v1 से लेके वी आर तक जो ये सेट है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। प्रूफ बाय इंडक्शन करें तो हमने n इक्वल टू आर के लिए ट्रू मान लिया, और अब हमको क्या दिखाना है, टू शो दैट कि हमारा जो n इक्वल टू आर प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, जो सेट बनेगा v1 से लेके वी आर प्लस 1 जो ये सेट है ये भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इस सेट को हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो यदि हम इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर देंगे तो प्रूफ बाय इंडक्शन हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा सेट है v1 से लेके vn ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए देख लिए हम क्या मान लेते हैं, इस सेट को हमको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो ये जो सेट है इसको हमको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सेट के करस्पॉन्डिंग हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको और को ऐड करके समीशन 0 के ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस वी आई का सेट है जो वी जे का सेट है, j इक्वल टू 1 से r प्लस 1 जो ये लिखा हुआ है इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया सबको ए आई से ए जे से, और इसको इक्वल टू 0 कर दे जहाँ पे ए जे सारे क्या हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब हमको शो करना है कि यदि सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखा है हमने और उसको 0 क्या है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, सारे जो एजेस हैं वो 0 होने चाहिए। उसी केस में सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमको वही लिखा है कि वी वांट टू शो दैट ए जे इज 0 फॉर ऑल जे, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ टी अप्लाई कर देते हैं। टी अप्लाई करते हैं बस ये इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से हो गया तो अब हम जो टी है, क्योंकि टी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अंदर जाके ये टी वी जे पे अप्लाई हो जाएगा, टी वी जी पे अप्लाई हो जाएगा। टी वी जी पे अप्लाई हो गया तो हमको पता है कि वी जेस क्या है, वी जेस आर आइगन वेक्टर है, टी आइगन वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि टी वी जे को हम क्या लिख सकते हैं, टी वी जे को लिख सकते हैं लैम्डा जे वी जे लिख सकते हैं, बिकॉज टी इज ए आइगन वेक्टर। तो इसको हमने क्या लिख दिया, टी जे को लैम्डा जे वी जे लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको तो नाम दे दिया इक्वेशन 2, और इससे पहले जो हमारी इक्वेशन थी, इससे पहले जो इक्वेशन थी ये वाली, ये जो इक्वेशन थी इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 1।
हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 है उसमें क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को, इसी जो इक्वेशन 1 थी, ये जो इक्वेशन 1 थी इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन द राइट एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको लैम्डा हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करो। जैसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें जो कॉमन है वी जे और ए जे, ये तो कॉमन आ गए, और जो फर्क आएगा यहाँ पे देखो लैम्डा जे है और यहाँ पे क्या है, लैम्डा आर प्लस 1 है, तो लैम्डा जे और आर प्लस 1 माइनस में हो गया इक्वेशन। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब हमको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे हम यहाँ पे जो समीशन था जब माइनस करेंगे तो एक जो टर्म होगी आर प्लस 1 वाली, वो टर्म यहाँ से हट जाएगी, ओनली टर्म बचेगी जे इक्वल टू 1 से आर तक बचेगी यहाँ पे, ठीक है। ये बात ध्यान देने की, यहाँ पे हमारा जो समीशन है आर प्लस 1 तक है, यहाँ भी आर प्लस 1 तक, ये जो समीशन बनेगा अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से आर तक होगा, ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो समीशन लिखा हुआ है एक तरह से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ये देखो वी आई के मल्टीप्लाई में ये लिखा हुआ है, और ये सारे क्या है, एक तरह से कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी जे का समीशन इसके मल्टीप्लिकेशन में समीशन जे इक्वल टू 1 टू आर लिखा हुआ है, इसको 0 रखिए। अब हमको पता है कि जे इक्वल टू 1 टू आर, ये देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, हमने पहले क्या मान के चलेंगे, ये जो सेट है V1 से लेके VR तक का जो सेट है क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि इन सारे वेक्टर्स में यदि हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके समीशन 0 रखें तो ये सारे जो कांस्टेंट होंगे वो सारे 0 होंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि यहाँ तक आने के बाद हम देखते हैं कि जो वी जे का सेट है जे इक्वल टू 1 टू आर, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर समीशन 0 रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो सेट है लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये हम मान के चलें, ठीक है, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। इसका मतलब कि जो हमारे कोफिशिएंट होंगे सारे, जो यहाँ पे कोफिशिएंट हैं, ये जो सारे कोफिशिएंट हैं, ये जो सारे कोफिशिएंट ये 0 होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेट है वीजे का क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये सारे कोफिशिएंट 0 हो गए। ये कोफिशिएंट 0 होने का क्या मतलब है कि हमारे पास कि ये जो लैम्डा जे माइनस लैम्डा आर प्लस 1 इक्वल टू, या तो ये 0 होगा या फिर क्या 0 होगा, ए जे 0 होगा। इन दोनों से कोई एक 0 हो सकता है। यदि इसको 0 हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम मान के चलेंगे जो लैम्डा ही सारी हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो याद हुआ है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ का मतलब कि कोई भी आइगन वैल्यू आपस में सेम नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ से मान के चलें तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो नहीं सकती। तो मतलब ए जे को 0 होना पड़ेगा। ए जे का 0 होने का क्या मतलब है कि ए जे को 0 होना पड़ेगा। कब 0 होना पड़ेगा, आई जे इक्वल टू 1 से आर तक ए जे सारे हो जाएंगे, है ना, ठीक है। क्या हो जाएंगे, जे की वैल्यू 1 से आर तक 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए जे सारे 0 हो जाएंगे। मतलब हमारा A1 0 है, A2 0 है, कहाँ तक 0 है, ए आर तक ये सारे 0 हैं। तो अगर ये सारे 0 हो गए तो हमारी जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है यहाँ पे, जहाँ से देखोगे नहीं इक्वेशन 1 ये जो लिखी हुई है, यदि मैं इस इक्वेशन 1 को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूँ तो इसको कैसे ले सकते हैं, V1A1 प्लस V2A2 VR प्लस 1 AR प्लस 1, ये लिखा हुआ है। और यदि इस इक्वेशन में हमने अभी देखा कहाँ तक 0 हो गया, इसमें कहाँ तक 0 हो गया, इसमें 0 हो गया, A1 से लेके AR तक सारे 0 हो गए, A1 से लेके AR तक सारे 0 हो गए। तो जैसे A1 से लेके AR तक सारे 0 हो गए तो मतलब यहाँ से लेके ये सारे क्वेश्चन 0 हो गए, और कहाँ तक सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो गए। बचा क्या, VR प्लस 1 AR प्लस 1 और ये 0। इसका मतलब क्या है, वेक्टर 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब AR प्लस 1 0 है, ठीक है। तो AR प्लस 1 0, तो यहाँ से हमने कहा कि यदि ये सारे 0 हो गए तो इसके मतलब कि AR प्लस 1 भी 0 है, और AR प्लस 1 0 है। तो अब यहाँ से देखो कि हमको इसको लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना था, इसलिए इंडिपेंडेंट दिखाना था हमको। तो यहाँ पे देख ले कि हमने A1 से लेके AR प्लस 1 तक सारे जो कोफिशिएंट है AJ ये सब 0 हो गए। इसका मतलब कि हमारा जो सेट है VI का J इक्वल टू 1 से R प्लस 1 तक, ये सेट क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस से ये मान के चले थे कि हमारा जो n इक्वल टू आर के लिए ट्रू होता है, n इक्वल टू आर के लिए मान के चले थे, हमने शो कर दिया था कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हमारा ये जो है n इक्वल टू n तक सारा ट्रू होगा। तो हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि हमारा जो सेट है
i को टू 1 से n तक ये पूरा सेट का है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट थ्योरम हो गई है। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो वी आर प्लस वन फॉर दैट ए आर और जीरो हो जाएगा, दस ए जे जीरो फॉर जे इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन, सो वी जे इक्वल टू इज इलेवन सेट, ये हमने जो लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरम 12.13। इस ये कह रही है कि इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन ओवर फील्ड एफ हैज़ एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डाइज हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल डायगोनल मैट्रिक्स ये है। इसका मतलब देखो क्या डायगोनल, इसका मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें लैम्डा 1 है, यहाँ पे ये सारे जीरो हैं। वापस अच्छे से बना के बताता हूँ। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के अंदर एक तो लैम्डा 1 है, सेकंड डायगोनल पे लैम्डा 2 है, डायगोनल पे लैम्डा 3, ऐसे सारे डायगोनल एलिमेंट लैम्डा 1 से लेके कहाँ तक है, लैम्डा n तक है। बाकी ये जो सारे एलिमेंट हैं डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट हैं, ये क्या हो गए सारे जीरो। ऐसे ही ऊपर जो डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट भी क्या हैं, जीरो। ये मैट्रिक्स ये हमारी कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n तक, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो हमारी जो मैट्रिक्स P इनवर्स AP होगी वो ये होगी, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं A के लिए, करस्पॉन्डिंग n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा i। ठीक है, तो हमारे पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज जो लैम्डा i हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर्स ले लिए, n डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स ले लिए। ठीक है, और उन आइगन वेक्टर्स को हमने क्या नाम दे दिया, xi। ठीक है, तो हमारे पास xi आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा i, हमको ये पता है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स लैम्डा xi इक्वल टू xi लैम्डा i, ये हमारी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के लिए इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स P डिफाइन की जिसके अंदर हमने क्या किया, आइगन वेक्टर्स ले लिए सारे, x1 आइगन वेक्टर है, x2 आइगन वेक्टर है, xn तक। ठीक है, तो हमारे पास P एक मैट्रिक्स आ गई, P एक मैट्रिक्स आ गई, इसमें जो पहला जो वेक्टर है वो क्या है, ये पूरा वेक्टर क्या है, x1। ऐसे सेकंड वेक्टर क्या हो गया, x2, ऐसे सारे वेक्टर ले लिए xn तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो P बन गए आइगन वेक्टर्स की जो मैट्रिक्स बन गई वो क्या हो गई, P हो गई। ठीक है, देन इट इज n क्रॉस n इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ओवर f। ठीक है, तो यहाँ से हमने आइगन वेक्टर्स क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स P है इसकी रैंक n है। क्यों रैंक, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स हैं और आइगन वेक्टर्स हैं तो इसके लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आइगन वेक्टर्स हमने देखा था लीनियर इंडिपेंडेंट, थ्योरम 12.2 जस्ट पहले हम प्रूफ करके आएंगे। जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि जो सारे आइगन वेक्टर्स हैं, है ना, ये सारे आइगन वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है। और हमने पहले भी देखा था कि यदि किसी मैट्रिक्स की यदि हम रैंक की बात करें तो उस रैंक किसके इक्वल होती है, उसके कॉलम रैंक के बराबर होती है। ठीक है, और सारे कॉलम क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं, और आइगन वेक्टर सारे लीनियर इंडिपेंडेंट, तो कॉलम रैंक क्या होगी, कॉलम रैंक क्या होगी मैट्रिक्स की, P की कॉलम रैंक क्या हो गई, n, क्योंकि n डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स हैं। और कॉलम रैंक किसके इक्वल होती है, रैंक मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल होती है, रैंक ऑफ P। P की जो रैंक होगी वो भी n हो जाएगी, वो चीज लिखा, रैंक ऑफ P इक्वल टू n। ठीक है, और किसी मैट्रिक्स की यदि रैंक उसके इक्वल होती है तो वो क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। यह भी हमको पता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने ये लिखा है कि P जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल क्यों, क्योंकि उसकी रैंक n है, और n इसलिए है क्योंकि उसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो सारे क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं, और आइगन वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो उसकी जो रैंक हो जाएगी वो n हो जाएगी, तो मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी n हो जाएगी, तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, जो मैट्रिक्स P है वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। यहाँ हमने यही चीज़ लिखी है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि आयत कॉलम ऑफ AP की बात करें, A तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। ठीक है, A को मैट्रिक्स थी जो स्टार्टिंग में दी थी, A इज ए ऑर्डर n की मैट्रिक्स थी। यदि इस A मैट्रिक्स में, ऑर्डर के मैट्रिक्स में यदि हम बात करते हैं आयत कॉलम की बात करते हैं किसकी, A इंटू P की। ठीक है, तो आयत कॉलम ऑफ A इंटू P मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A इंटू आयत कॉलम ऑफ P। ठीक है, आयत कॉलम ऑफ AP किसके इक्वल हो जाएगा, A इंटू आयत कॉलम ऑफ P। और आयत कॉलम, ये देखो P का आयत कॉलम क्या है, आइगन वेक्टर्स है, तो P का आयत कॉलम क्या हो जाएगा, आयत कॉलम हो जाएगा आयत आइगन
वेक्टर हो जाएगा, वो चीज़ लिखा हुआ है देखो, आइगन वेक्टर ए इंटू ith कॉलम ऑफ पी, और ith कॉलम ऑफ पी का आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर को लिख दिया ए एक्स आई, तो मतलब ith कॉलम ऑफ ए पी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स आई। तो यदि ए पी को पूरा लिखना चाहे तो देखो ए पी का ith कॉलम क्या है, ए पी का ith कॉलम ए एक्स आई, तो फर्स्ट कॉलम ऑफ ए पी क्या हो जाएगा ए एक्स वन, सेकेंड कॉलम ऑफ ए पी क्या हो जाएगा ए एक्स टू से ए एक्स टू, थर्ड कॉलम ए एक्स थ्री, nth कॉलम ए एक्स एन। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि यदि ए इंटू पी हम करते हैं तो वो मैट्रिक्स किस प्रकार से हो जाएगी, इसका पहला कॉलम तो ए एक्स वन होगा, सेकंड ए एक्स टू होगा, सेकंड लास्ट ए एक्स एन होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास एक्स एन सारे हैं, ये क्या है एक्स एन क्या है, सारे एक्स एन है, सारे आइगन वेक्टर्स हैं, तो आइगन वेक्टर्स होंगे तो मतलब ए एक्स आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, लैम्डा एक्स आई के इक्वल होगी। तो यहाँ पे सब सारे एक्स आई को लिख दिया लैम्डा एक्स, हाँ मतलब लैम्डा, जो लैम्डा वन करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है ये, तो लैम्डा आई। तो यहाँ पे एक्स वन को हम लिख सकते हैं एक्स वन लैम्डा, ए एक्स टू को लिख सकते हैं एक्स टू, ए एक्स वन को लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो सारे वेक्टर एक साथ हो गए, और ये सारे वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से। तो यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, तो इनको अलग अलग हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ए पी जो मैट्रिक्स, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ए पी मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ गई, ए पी मैट्रिक्स आ गई इस फॉर्म में, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि P इनवर्स ए पी इज डायगोनल मैट्रिक्स, हमको प्रूफ करना था कि P इनवर्स ए पी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमको प्रूफ करना था। तो हमने ए पी तो निकाल लिया, ए पी क्या निकल के आ गया, दिस वेक्टर इनटू दिस डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है, ए पी तो निकल गया, इस पर P इनवर्स अप्लाई कर देते हैं हम। जैसे हम अब देखो इस पर P इनवर्स अप्लाई करेंगे तो P इनवर्स अप्लाई करते हैं तो देखो कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट इसको, हाँ तो इसको ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ए पी तो हमने निकाल लिया, ए पी क्या निकल के आया एक्स वन से लेके एक्स एन, और ये डायगोनल मैट्रिक्स लैम्डा वन से लेके लैम्डा एन। अब यदि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हाँ सॉरी एक मिनट ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी मैट्रिक्स क्या थी, अपनी पी मैट्रिक्स थी कॉलम वेक्टर्स थे, इसके अंदर x1 x2 x3 xn है। तो हम जो लिखा हुआ है एक तरह से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक तरह से p लिखा हुआ है, तो ए पी कैन बी रिटन एज p इंटू लैम्डा वन से लेके लैम्डा एन, ये हमारी क्या है, ये सारे जीरो बाकी लैम्डा। अभी इस पे जैसे हम पी इनवर्स अप्लाई करेंगे, पी इनवर्स ए पी लिखेंगे, तो पी इनवर्स ए पी करते हैं पी इनवर्स पी, और ये सारे क्या हो जाएंगे लैम्डा वन, ये सारे जीरो, और ये सारे जीरो, लैम्डा टू से लेके लैम्डा एन, ये सारे जीरो, ये सारे जीरो। तो ये पी इनवर्स ये होकर आइडेंटिटी बन जाएगा। तो पी इनवर्स ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इनवर्स ए पी की वैल्यू आ जाएगी डायगोनल लैम्डा वन से लेके लैम्डा एन तक, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे प्रूफ हो गया कि यदि हम किसी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, यदि इस पर हम उसके आइगन वेक्टर्स का यदि हम मैट्रिक्स बनाएं P को, और P इनवर्स ए पी मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम 12.14 पे चलते हैं। इसके अनुसार यदि हम देखते हैं कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी टू इटसेल्फ, तो हमको दो चीज़ प्रूफ करनी है। फर्स्ट, इफ़ the matrix A representing T is a diagonal with the eigenvalues of T as a diagonal entries, if and only if A is related to the basis V consisting of eigenvectors of A। ठीक है, तो यहाँ पे if and only if वाली कंडीशन है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि एक मैट्रिक्स A लेते हैं जो A इज रिलेटिव है टू द बेसिस ऑफ V कंसिस्टिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ T। मतलब हमारे पास जो बेसिस है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक सेट B ले लिया जिसके अंदर B1 B2 Bn एलिमेंट ले लिए बेसिस के, जिसके अंदर B जो सारे आई हैं ये सारे क्या हैं, आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है, वो चीज़ लिखा भी द बेसिस ऑफ कंसिस्टिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ V। अब हम कहते हैं लैम्डाइज क्या है, इस लैम्डाइज है इन बी आइज के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हैं। तो वही लिखा हुआ है कि बी द आइगन वैल्यूज ऑफ टी आई, लैम्डाइज सारी आइगन वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स बीजे। ठीक है, तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स टी बीजे इज इक्वल टू बीजे लैम्डा
जे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी स्टार क्या लेते हैं, डुअल बेसिस ले लेते हैं। अब क्योंकि बी स्टार डुअल बेसिस ऑफ बी है तो हम बी स्टार के अंदर एलिमेंट किस तरह के होंगे, बी स्टार के अंदर सारे एलिमेंट फंक्शनल टाइप के होंगे F1 से लेके Fn तक, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं मैट्रिक्स ए को फाइंड करने की। तो मैट्रिक्स ए को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ith और jth एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होता है, FI TBJ के इक्वल ये होता है हमारे बाय डेफिनेशन से। अब यहाँ पे TBJ क्या है, TBJ सिंस TBJ लीनियर ट्रांसमिशन, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स TBJ कैन बी रिप्लेस्ड विद BJ इनटू लैम्डा J। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं FI लैम्डा I लैम्डा I BJ, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्योंकि FI हमारा फंक्शनल है तो फंक्शनल किस पे अप्लाई हो जाएगा, BJ पे अप्लाई हो जाएगा और लैम्डा I अलग हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन FI BJ इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा IJ लैम्डा J। तो मतलब हमने जो ith और jth एलिमेंट निकाला है वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा IJ लैम्डा J के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अब हम सारी एंट्रीज निकाल सकते हैं इस मैट्रिक्स A के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि डेल्टा IJ की वैल्यू 1 होगी जब I इक्वल टू J और बाकी में वैल्यू 0 होगी जब I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स की बात करें, A की बात करें तो A के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, A1 A2 से लेके ANN, मतलब डायगोनल एंट्रीज में I इक्वल टू J होगा। तो डायगोनल एंट्रीज में I इक्वल टू J होगा तो उसके इसमें डेल्टा IJ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब I इक्वल टू J AIJ इक्वल क्या हो जाएगी, जब I इक्वल टू J हो जाएगा, है ना, तो मैं इस बार I इक्वल टू J हो जाएगा। तो ये I इक्वल टू J में इसको हम लिख सकते हैं AII, ठीक है। और ये वैल्यू 1, तो 1 इंटू लैम्डा I, मतलब I इक्वल टू J पे हमारे जो डायगोनल एंट्रीज हैं AII वो क्या हो जाएंगे, लैम्डा I। मतलब A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A11 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा 1, A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा 2, ऐसे ही ANN की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा N। तो ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और बाकी जब भी I नॉट इक्वल टू J होगा उस केस में सारी एंट्रीज हो जाएंगी। मतलब ये जो सारे केस बने, ये डायगोनल के नीचे वाले केस ये सारे 0, डायगोनल के ऊपर वाले केस ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो डायगोनल मैट्रिक्स निकल के आएगी विद द डायगोनल एंट्रीज क्या निकल के आई, सारी डायगोनल एंट्रीज निकल के आ गई आइगन वैल्यूज के इक्वल आ गई। तो हमको यही प्रूफ करना था कि इफ़ ए जो मैट्रिक्स है उसमें बेसिस जो है वो आइगन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग रखती है, तो जो ए हमारी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, डायगोनल विद द आइगन वैल्यूज ऑफ टी एज ए डायगोनल एंट्रीज। हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब यदि हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना चाहें, जिसके अंदर जो हमने प्रूफ किया, देखो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो सारी ये आई जी हमारे निकल के जो लैम्डा ये सारे डायगोनल के अंदर आ गए, बाकी सारी क्या वैल्यू हो गई, 0 हो गई। अब सेकंड पार्ट हम प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली लेट ए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज है सारी। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसके अंदर क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक, बाकी सारी वैल्यू ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। और ये जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंट रिलेटेड टू द सम बेसिस, ठीक है। तो हमने क्या कि ये जो मैट्रिक्स ए है ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स है, तो ये विद सम बेसिस बी के करस्पॉन्डिंग हमने ए मैट्रिक्स निकाली जो इस प्रकार से आ गई। अब हम वी विल शो दैट द टी b1 b2 bn आर आइगन वेक्टर्स ऑफ टी करस्पॉन्ड टू द आइगन। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो सारे b1 b2 ये जो बेसिस के एलिमेंट है बी से बी के, ये सारे क्या हैं, आइगन वेक्टर्स, और इन आइगन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज कौन सी होंगी, लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक ही हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से जानते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं ए आई आई ये लैम्डा एक्स के इक्वल है, और बाकी जो डायगोनल एंट्री ए आई है जहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे वो सारी क्या है, 0 एंट्रीज हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमारी जो मैट्रिक्स होती है किसी भी बेसिस के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होती है वो किस उस मैट्रिक्स का जो टी बी जे एलिमेंट है वो इस प्रकार से दिया था। अपन ने कई बार ये देखा है, तो यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम ध्यान से देखते हैं इसको कि हमने को पता है कि भाई ए आई आई की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा आई के इक्वल है। तो जब यहाँ पे आर इक्वल टू जे होगा उस केस में ये वैल्यू लैम्डा आई के इक्वल हो जाएगी,
और बाकी केस में इस बार सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो समीशन बाकी सारा जीरो हो जाएगा। तो बाकी केस में ये जो आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा उस केस में ए जे जे और आर के जे, तो ये हो जाएगा बी जे। मतलब हमारा जो बी आर ए आर जे है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू जे कर देंगे, तो आर इक्वल टू जे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बी जे ए जे जे, ये हो जाएगा। इस कब, जब आर इक्वल टू जे, बाकी जब आर इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा उस केस में ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो वो समीशन में सारी एंट्री जीरो प्लस एक ही एंट्री बचेगी जो ये बच गई यहाँ पे बी जे ए जे, ठीक है। और हमको पता है ए जे जे केवल किसके इक्वल है, लैम्डा बी जे के इक्वल। तो हमने स्टार्टिंग की थी टी बी जे से और इसको किसके बराबर प्रूफ कर, इसको प्रूफ कर दिया बी जे लैम्डा जे के इक्वल प्रूफ कर दिया। इसका मतलब हमारे पास जो बी जे बेसिस के एलिमेंट थे उस पर यदि हमने लीनियर ट्रांसमिशन टी अप्लाई किया तो उसके वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी जे इंटू लैम्डा जे। तो ये क्या होगी, इक्वेशन फॉर आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू। इसका मतलब कि हमारे जो बीजे होंगे ये तो सारे क्या हो गए, बी आई तो सारे क्या हो गए, आइगन वेक्टर्स, और इसके साथ साथ जो लैम्डाइज होगी ये सारे क्या हो गए, आइगन वैल्यूज। तो हमको यही प्रूफ करना था कि हमारे पास जो बीजे हैं सारे आइगन वेक्टर्स हो गए और टी और जो लैम्डा जे क्या है इसके रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया है इस थ्योरम का, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमको प्रूफ करना है द आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर एग्जैक्टली द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए each appearing on the diagonal as many times as the dimension of its eigen space। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो थोड़ा समझा देता हूँ मैं इसको, क्या प्रूफ करने का है कि डायगोनल वैल्यूज ऑफ टी आर एग्जैक्टली द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। यदि हम इस प्रकार से किसी मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसके अंदर उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो उसके आइगन वैल्यूज के इक्वल आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी बात ये कहेंगे कि जो डायगोनल एंट्रीज में हो सकता है कि कोई भी आइगन वैल्यूज एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए, तो वो लिखा हुआ है कि ईच अपेयरिंग ऑन द डायगोनल एज मेनी टाइम्स एज द डायमेंशन ऑफ इट्स आइगन स्पेस। मतलब किसी भी आइगन वैल्यूज़ की जो रिपीट हो रही है उसके आइगन स्पेस के डायमेंशन के बराबर ही टाइम्स वो रिपीट होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो इसको तो प्रूफ करने कैसे अपन लिख के चलते हैं कि लेट ए इज़ ए नॉन जीरो वैक्टर, वी जो आइगन वैक्टर है टी के करस्पॉन्डिंग और उसकी लैम्डा आइगन वैल्यूज है। तो यहाँ से अब टी वी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, लैम्डा वी के इक्वल आ गया, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के इक्वेशंस के हिसाब से। अब हम क्या लेते हैं, बी को लेते हैं बेसिस किसकी, वी की लेते हैं, कंसिस्टिंग क्या करिए आइगन वेक्टर्स। तो हमने जो बी बेसिस ली है इसके अंदर जो सारे एलिमेंट है B1 से लेके Bn तक हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, आइगन वेक्टर्स। और इन आइगन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग हमारी लैम्डाइज वो क्या है, आइगन वैल्यूज है। हमारी जो इक्वेशन है ये टी वी इक्वल टू लैम्डा वी लैम्डा, ये जो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की इक्वेशन है। यहाँ पे यदि हम जो एलिमेंट वी लिया है हमने वी का, तो अब क्योंकि वी एलिमेंट वी वेक्टर स्पेस का है तो वी को हम लिख सकते हैं कैन बी रिटर्न एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ एलिमेंट। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, बी जे बीटा जे, जहाँ पे बीटा जे सारे क्या है, फील्ड के एलिमेंट हैं, ये सारे फील्ड के। तो हमने वी को कैसे लिखा है, समेशन बी जे बीटा जे। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे जो वी को इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा जो टी लीनियर ट्रांसमिशन है ये अप्लाई हो जाएगा बी जे पे और ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब टी बी जे, बिकॉज बी जे इज आइगन वेक्टर्स हैं तो टी बी जे कैन बी रिटर्न एज ए बी जे लैम्डा जे, और ये बी जे सेम एज इट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे सेम ये सेम एज इट लिखा हुआ है। अब हमारे दोनों इक्वेशन है को कंपेयर करके माइनस कर दे तो हमारा ये हो जाएगा जे इक्वल टू 1 to n बी जे लैम्डा जे माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सिंस हमारे जो बी जे हैं ये सारे क्या हैं, बेसिस के एलिमेंट हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी होगा जब उस बेसिस के एलिमेंट के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सारे 0 हो जाएं। तो यहाँ पे सारे कोफिशिएंट को 0 कर दिया, क्यों, बिकॉज बी जेज आर एलिमेंट ऑफ बेसिस एंड बी जेज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए हमने कोफिशिएंट को 0 कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास जो सारे एलिमेंट 0 के, यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो
लैम्डा जे इन माइनस लैम्डा ये जीरो हो जाए, या फिर बीटा जे सारे जीरो हो जाए। अब बीटा जे तो सारे जीरो हो नहीं सकते, तो हमको इसको जीरो होना पड़ेगा। यहाँ से क्या इक्वल आ गया, यहाँ से इक्वल ये आ गया कि हमारे पास कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा जे, ये इक्वल आ गए, लैम्डा जे सारे इक्वल आ गए लैम्डा जे के, तो वो चीज लिखा है बीटा जे। देन सिंस v इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा जे व्हिच शोज दैट एनी आइगन वैल्यूज लैम्डा ऑफ टी मस्ट बी वन ऑफ हिज आइगन एंट्रीज ऑफ ए। इसका मतलब होगा कि हमारे पास कि जो आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा वो मस्ट बी द वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। वो क्या होगी, डायगोनल एंट्रीज होगी यहाँ पे सारी। वो चीज लिखा है जो लैम्डा इस हमारे सारी जो आइगन वैल्यूज थी वो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे हो गई। यहाँ तक एक पार्ट प्रूफ किया अपन ने, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि द आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर एग्जैक्टली द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। जो फर्स्ट पार्ट अपन ने प्रूफ कर दिया कि आइगन वैल्यूज ऑफ टी हैं वो एग्जैक्टली क्या है, डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए, ठीक है। अब यदि हम थोड़ा सा और प्रूफ में आगे चलते हैं, फर्दर सपोज दैट आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ टी अपीयर्स के टाइम्स ऑन द डायगोनल। अब हम मानते हैं कि जो आइगन वैल्यू है लैम्डा वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए, उसमें जो आइगन वैल्यू जो लैम्डा ये क्या हो रही है, के टाइम्स रिपीट हो रही है यहाँ तक, ठीक है। ये कितने टाइम्स, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ये कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, के टाइम्स, के बार रिपीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेट फर्स्ट के एंट्रीज ऑफ द डायगोनल आर सेम। हम मानते हैं वो डायगोनल की जो एंट्री है फर्स्ट के एंट्रीज आर सेम, दैट इज लैम्डा 1 से लेके लैम्डा के तक जो सारी हैं लैम्डा है, ये सारी क्या है, लैम्डा है, हमने ये सब मान लिया। लेट W बी द सब स्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दैट इज B1। तो हमने क्या मान लिया कि जिन जिन आइगन लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेकर लैम्डा के जो सारी आइगन वैल्यूज थी इसके कराउंडिंग जो सारी लैम्डा इक्वल थी, तो इनके करस्पॉन्डिंग हमने एक W एक सब स्पेस ले लिया जो कि जनरेट W इज ए सब स्पेस जो किससे जनरेटेड हुआ है, ये जो डायगोनल एंट्रीज जिन जिन आइगन वेक्टर्स के लिए इक्वल आई है, तो कौन कौन सी आइगन वेक्टर्स के लिए इक्वल है, बीटा 1 से लेके बीटा B1 से लेके बीटा के तक की जो आइगन वेक्टर्स हैं, ये जो आइगन वेक्टर्स इसके द्वारा जनरेटेड जो स्पेस है W वो क्या है, सब स्पेस है, उसको हमने ले लिया, ठीक है। तो हमने W को कैसे लिख लिया, क्योंकि W सब स्पेस जनरेटेड बाय दीज आइगन वेक्टर्स, तो W को हम कैसे लिख सकते हैं, W को लिख सकते हैं जनरेटेड B1 से लेके B के तक जनरेट का क्या मतलब, जनरेट मतलब B1 से लेके B1 से लेके B के तक जो आइगन वेक्टर्स हैं इनके द्वारा जनरेटेड स्पेस क्या होता है, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, बीटा आई इंटू बीटा आई इक्वल टू 1 to k, ठीक है। क्योंकि इसमें कितने एंट्रीज हैं, के एंट्रीज, इसलिए 1 से k तक हमने इस प्रकार से ले लिया, जहाँ पे बीटा सारे क्या स्केलर है फील्ड के। अब हमको पता है कि ये जो B1 से लेके B के तक है ये सारे किसके सबसेट है, B के, और B के हमारी क्या है, बेसिस है। बेसिस क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से B1 से लेके B के ये भी क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगी, के, क्योंकि ये जो स्पेस है किसके द्वारा जनरेट किया गया है, ये जो W है उसके किसके द्वारा जनरेट किया गया है, B1 से लेके B के तक जनरेट किया गया है। और W को हमने डिफाइन इस प्रकार से किया है कि W इज ए सब स्पेस जनरेटेड बाय दिस। तो लीनियर स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स इज W एंड दीज वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हमारे पास ये जो है ये क्या होगी, बेसिस हो गई किसकी, बेसिस ऑफ W। तो हमारे पास कैसे लिख सकते हैं इसको, B1 से लेके B के तक ये क्या हो गई, बेसिस हो गई किसकी, बेसिस ऑफ W हो गई है। अब बेसिस ऑफ W हो गई तो इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगा, K, क्योंकि इसके अंदर बेसिस में कितने एलिमेंट है K, तो वहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं। विल शो दैट W इज इक्वल टू S लैम्डा। ठीक है, अब हमारा काम क्या बच गया कि यदि हम इस W स्पेस को क्या दिखा दें, S लैम्डा, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। S लैम्डा क्या है, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा, इसके इक्वल दिखा देते हैं हम। ठीक है, जहाँ पे S लैम्डा क्या है, वो सारे आइगन वेक्टर जिनके लिए जो आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा। S लैम्डा क्या होता है, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा, मतलब वो सारे आइगन वेक्टर्स का सेट जिन वेक्टर्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा है, वो है S लैम्डा। हमारा काम है इस W को S लैम्डा के इक्वल दिखाना है। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, W को अब हम देखते हैं कि देखो कैसे दिखाएंगे। W को एस लेमडा के इक्वल दिखाने के लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं W का और दिखा देंगे कि ये एलिमेंट एस लेमडा में भी है, तो हमारा हो जाएगा W इज सब स्पेस ऑफ एस लेमडा। सेकंड पार्ट में क्या दिखाएंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे एस लेमडा का और उसको दिखा देंगे कि वो W में भी है, तो एस लेमडा ये सबसेट ऑफ ये, तो यहाँ दोनों से इक्वल हो जाएगा ये। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं V को सबसेट ऑफ V इज एलिमेंट ऑफ W। बिकॉज V इज एलिमेंट ऑफ W देन V कैन बी रिटर्न एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ दिस, क्योंकि ये W में और W के एलिमेंट सारे इस प्रकार से हैं, तो इस प्रकार से हम V को इस प्रकार से दे सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ W यहाँ से। अब यदि इस पर TV अप्लाई करते हैं, TV अप्लाई करते हैं T इस प्रकार से हो जाएगा। अब T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अप्लाई हो जाएगा सीधा BI पे जाके। BI क्या है, सारे आइगन वेक्टर्स हैं, तो T BI कैन बी रिटर्न एज लैम्डा BI, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमको पता है कि जो सारे B1 से लेके B तक है इन सब के लिए आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा, इसलिए यहाँ पे T BI कैन बी रिटर्न एज BI इंटू लैम्डा, क्योंकि इन सब के लिए BI 1 से लेके K तक सारे जो BI हैं उनके लिए आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा। तो यहाँ से इस प्रकार तक हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे तो हमारे पास ये जो BI लैम्डा आई है, ये तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, समीशन जाएगा BI लैम्डा पे, और यहाँ से देखो VI क्या है, BI लैम्डा का समीशन, तो ये जो चीज़ है हमारे पास ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, V के इक्वल है, और बचा क्या, लैम्डा, तो इसको लिख सकते हैं हम V इंटू लैम्डा। शुरुआत की थी हमसे TV से और TV को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, लैम्डा V के। इसका मतलब कि हमारा जो वेक्टर जो स्टार्टिंग में W में था वो एक आइगन वेक्टर है जिसका आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा, और यहाँ से एस लैम्डा क्या था, एस लैम्डा में वो सारे वेक्टर थे जिनकी आइगन वैल्यू लैम्डा थी, तो V भी एक ऐसा वेक्टर है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर V है इज ए सबसेट ऑफ एस लैम्डा। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि V इज एलिमेंट ऑफ W और हमने क्या प्रूफ कर दिया, V इज एलिमेंट ऑफ एस लैम्डा। हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया इसका, जो कि ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये। तो यहाँ से हमने क्या कह सकते हैं, इससे क्या कह सकते हैं कि W इज ए सब स्पेस ऑफ एस लैम्डा, फर्स्ट पार्ट। अब हम दिखाएंगे टू शो दैट सेकंड पार्ट के लिए कि एस लैम्डा इज ए सब स्पेस सब सेट ऑफ W। तो यहाँ से एक वेक्टर लेके चलेंगे, उस वेक्टर को W में दिखा देंगे। तो हम यहाँ से एक वेक्टर एस लैम्डा ले लेते हैं, एक वेक्टर V ले लेते हैं जो एस लैम्डा में है। इसका मतलब कि T V इक्वल टू लैम्डा बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन स्पेस, ठीक है। लेकिन हमको ये भी पता है कि V एस लैम्डा में है, तो ये हमारा जो V एलिमेंट होगा वेक्टर स्पेस में भी होगा, वेक्टर स्पेस में है। इसका मतलब कि हम इसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो V कैन बी रिटर्न एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ V। तो यहाँ से लिख दिया। अब इस V के ऊपर यदि हम T अप्लाई करें तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ और ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था हमारे पास टी वी इक्वल टू वी लैम्डा लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो वी है इस वी को इससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे इस वी को इससे रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब यदि इस पे हम टी को अंदर अप्लाई करें तो ये टी यहाँ पे बी आई पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से लिखा जाएगा वापस से टी बी आई इज इक्वल टू लैम्डा आई बी आई, ठीक है। यहाँ से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि पिछली बार हमने इसको लिखा था टी लैम्डा बी आई लिखा था पिछली बार, लेकिन पिछली बार सभी आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल थी, इस बार इसलिए हमने सारी वैल्यूज़ को लैम्डा लिखा था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है 1 से n तक। पिछली बार तो 1 से k तक थी, तो उसमें सारी आइगन वैल्यूज लैम्डा के इक्वल थी, लेकिन इस बार बात हो रही है 1 से n के, इसलिए इस बार हमने अलग अलग आइगन वैल्यूज लिखी सारी बी आई लैम्डा आई, ठीक है। यहाँ से पिछली बार इस बार में ये अंतर है। सेम इसको एज इट इज़ यहाँ से हमने लिख दिया, सेम एज इट इज़ माइनस कर दिया, ये वाली चीज़ आ गई यहाँ से। अब ये सारा कांस्टेंट आ गया, ये सारे बी आईज आ गए। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी आईज के लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 किया हुआ है। अब क्योंकि बी आई सारे बी आईज आर एलिमेंट ऑफ बेसिस, तो बी आई सारे क्या हो जाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं उनका जो समेशन 0 है, इसका मतलब उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो 0 होंगे, इनको 0 कर दिया। यहाँ से बी आई 0 हो नहीं सकता, तो लैम्डा आई को लैम्डा के इक्वल होना पड़ेगा, और सॉरी लैम्डा आई को लैम्डा के इक्वल नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि जो 1 से n तक हम ले रहे हैं, तो 1 से n में सारी आइगन वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ से लैम्डा इज
यहाँ तक, क्योंकि हमको पता है कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई, कब, जब आई इक्वल टू 1 से k तक तो सारी इक्वल है, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू k+1 से n तक जाएगी उस केस में लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा आई। पिछली बार में ये तो अंतर है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि k+1 से n तक तो इक्वल नहीं, इसलिए ये तो जीरो हो नहीं सकती, इस सारे बीटा आइज को जीरो होना पड़ेगा। जैसे ही बीटा आइज को जीरो होना पड़ेगा तो हमने जो v कंसिडर किया था, देखो ध्यान से देखना, v कंसिडर क्या किया था, v कंसिडर हमने किया था ये, v कंसिडर किया था v इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 से n बीटा आई बी आई बीटा आई। अब यदि इसको समेशन को ओपन करके लिखें b1 बीटा 1 से लेके bn बीटा n। अब लेकिन यहाँ तक हम देखो क्या प्रूफ किया, यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया कि जो बीटा आइज हैं, सारे बीटा आइज हैं, ये कहाँ तक, k+1 से n तक, k+1 से n तक, ये सारे बीटा आइज k+1 से n तक क्या है, जीरो है। तो बीटा आई सारे k+1 से n तक जीरो है, तो यहाँ पे जो भी k+1 आएगा, यहाँ पे k+1 एलिमेंट आएगा, उस k+1 से यहाँ तक ये सारे बीटा आई जीरो है, तो ये सारे एंट्री जीरो हो जाएगी। तो अपना v क्या रह जाएगा, v रह जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 से k ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा आइज जो सारे हैं k+1 से वो सारे जीरो हो गए, तो ये सारे एलिमेंट जीरो बचा, समेशन कहाँ तक, b1 से लेके bk तक बचा, उसको हमने समेशन के रूप में ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखा है कि जो हमारा v रह गया ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, i इक्वल टू 1 से k तक इस प्रकार से रह गया। तो यहाँ से अब देखो ध्यान से देखो, अब ये जो एलिमेंट है ध्यान से देखना, w स्पेस में सारे एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक थे, समेशन 1 से k तक थे। तो यहाँ पे जो v निकल के आया, किसके एलिमेंट निकल के आ गया, w का में निकल के आया। तो हमने जो v स्टार्टिंग से लिया था, जो s लैम्डा में से था, वो एलिमेंट किसका निकल के आ गया, w का निकल के आ चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि s लैम्डा इज ए सब स्पेस ऑफ w। तो सेकंड पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया, सेकंड पार्ट भी ये प्रूफ कर दिया कि s लैम्डा इज ए सब स्पेस w। पहले हमने क्या प्रूफ किया था, w इज ए सब स्पेस ऑफ लैम्डा। इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, w इज इक्वल टू s लैम्डा। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारा w स्पेस था वो यहाँ आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ w है वो इक्वल टू किसके इक्वल होगी, s लैम्डा के इक्वल होगी। ये तो हमको प्रूफ करना था कि जो डायमेंशन ऑफ w निकाली थी k, है ना, जो k निकालती वो किसके इक्वल आ गई, s लैम्डा के डायमेंशन के इक्वल आ गई, डायमेंशन ऑफ s लैम्डा। तो ये हम यही आ गया, जो लैम्डा का जो आइगन स्पेस है वो कितनी बार रिपीट होगा, k टाइम्स, जो कि डायमेंशन ऑफ w है। हमको थ्योरम में यही प्रूफ करना था। कि ध्यान से देखते हैं कि each appearing on the diagonal as many times as the dimension of its eigen space। आइगन स्पेस जो डायमेंशन है उतनी बार रिपीट होगी वो उसमें। तो वो चीज़ हमने प्रूफ कर दी कि जो डायमेंशन ऑफ इसके आइगन स्पेस की है, डायमेंशन आइगन स्पेस की है k टाइम्स, वही निकल के किसके इक्वल आ गई है, डायमेंशन ऑफ w के इक्वल आ गई। तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर कर लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आएगी वो आएगी डिटर्मिनेंट्स पे।